Hello everyone, good morning. So we have done with the three heads, that is income from salary, income from house property and income from business and profession. So today we have to start with a new topic. So here you can see there is a house property. We have took as a board as a for sale. यहाँ पे एक घर है, उसको हम लोग ने ऐसा हेडिंग डाला है कि यहाँ पे हम लोग को ये घर बेचना है। इससे क्या आपको मालूम पड़ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? से इससे आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो घर लगा हुआ है उसको मेरे को जो बेचना है, दैट मीन्स इधर से मेरे को कैपिटल इनकम इंक्रीज होगा, अराइज जो होने वाला है वो। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सो अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मीन्स व्हाट डू मीन बाय इनकम? इनकम मीन्स यहाँ पे हमको कैपिटल इनकम की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग रेवेन्यू इनकम की बात कर रहे थे। अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दिया, दैट इज रेंटल इनकम। सो आपका क्या होगा, वो आपको जो होगा वो आपका रेवेन्यू इनकम होगा, क्योंकि वो आपको डेली जनरेट होने वाला है, एवरी मंथ जनरेट होगा। लेकिन अगर इफ यू आर सेलिंग योर हाउस प्रॉपर्टी तो ये आपका कैपिटल इनकम जनरेट होगा, यहाँ से कैपिटल गेन जो एक ही बार होगा। समझ में आया? सो वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट इज कैपिटल गेन। अगर आप लोग कोई भी हाउस प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी सोल्ड करते हो और वहां से अगर आपको कुछ पैसे आते हैं, सो उसको आपको कहाँ टैक्सेबल करना है, उसको आपको कैपिटल गेन में टैक्सेबल करना है। सो नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ चार्जेस अंडर सेक्शन 45। जैसे हम लोग ने हर चैप्टर का देखा था कि सबका बेसिक चार्ज होता है। सैलरी का 15 था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हम लोग ने देखा 22 था। फिर उसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन का देखा 32 था कुछ। इसका बेसिस ऑफ चार्ज जो है इसका सेक्शन 45 है। सेक्शन 45 जो है वो आपको बेसिक चार्ज बता रहा है कि मतलब किसको किसको चार्जेबिलिटी लग सकती है, वो 45 के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। फिर नेक्स्ट इज कैपिटल गेन सेक्शन 48। अगर आपको कैपिटल गेन का अगर कंप्यूट करना है, आपको कैपिटल गेन हुआ है या कैपिटल से ज़रूरी नहीं है आपको प्रॉफिट ही हो हर बार। गेन इज योर प्रॉफिट। हो सकता है लॉस भी हो, लेकिन बहुत कम होता है कि प्रॉपर्टी में आपको लॉस हो के बेचना। ठीक है। सो कैपिटल गेन मतलब आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। सो वो सेक्शन 48 वाला क्या बोल रहा है आपको, वो आपको बोल रहा है कि अगर आपने ट्रांसफर किया, आपका कोई भी कैपिटल गेन अगर आपको कंप्यूटेड करना है तो उसका मतलब क्या है, आपको आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंड वो जो भी ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर शुड बी योर कैपिटल एसेट ओनली। मतलब मैंने आपको उस दिन मतलब मैं आपको सेंटेंस बता रही थी कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ये जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट है, अगर इधर आपने कोई भी एसेट बेचा, बेचा मीन्स अपना ओनरशिप ट्रांसफर किया यहाँ पे, दैट मीन्स आपको यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा। जब कैपिटल गेन यहाँ पे होगा तो आपको टैक्स पे करना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। क्लियर हुआ एवरीवन? बट नेक्स्ट हम लोग ने देखा था कि आपको ट्रांसफर मतलब क्या, तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर की बात चल रही है। आपको अपना नफा, एग्जांपल से मेरा एक घर है वो मेरे नाम पे था, अभी मैं किसी और को बेच रही हूँ, जब मैं बेचूंगी तो वो प्रॉपर्टी मेरे नाम से किसी और के नाम पे होगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट इज कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट में आप बोल सकते हो कि मूवेबल एसेट हुआ, इमूवेबल एसेट हुआ, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ऐसा सब। ओके। तो ये मीनिंग हम लोग ने देखा। फिर हम लोग को फॉर्मेट देखना है। ये हम लोग को इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से यहाँ पे हम लोग ने दो चीज़ में बाइफिकेशन किया हुआ है कि अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी बेचो, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी बेचने से अगर आपको इनकम हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं आपको चेक करनी है, क्या ये आपका इनकम शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। हम लोग फॉर्मेट दोनों देखेंगे। ये फर्स्ट फॉर्मेट जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है, जैसे कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब आपका सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस करना है ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस मतलब सेल करने के लिए आपने कुछ ट्रांसफर एक्सपेंसेस किया होगा, सो आपको यहाँ से माइनस करना है। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में अगर आप ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करोगे सो यू विल गेट नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद आपको दो चीज़ें माइनस करनी है, मतलब ये कितने में आपने बेचा
उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करो तो आपको मिलेगा नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. आफ्टर दैट यू हैव टू डिडक्ट टू थिंग्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपका परचेज प्राइस, आपने कितने में परचेज किया है वो आपको देखना है. आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर आपने घर का कुछ इम्प्रूवमेंट कराया है, कुछ रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑल कुछ करवाया है आपने घर का, तो हम लोग उसका भी डिडक्शन आपको यहाँ पे दे रहे हैं. मतलब तो आप माइनस कर लो, क्योंकि हुआ तो आपका एक्सपेंसेस ये, घर खरीदने के टाइम पे आपका पैसा खर्चा हुआ, हम आपको माइनस करने दे रहे हैं. इम्प्रूवमेंट किया, पैसा खर्चा हुआ, माइनस करने दे रहे हैं. किसके अगेंस्ट? कितने में बेचा उसके अगेंस्ट. तो नॉर्मली हमने क्या किया, सेल्स माइनस परचेज ही किया है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा. तो प्रॉफिट को यहाँ पे कैपिटल गेन बोला है. लेकिन ये जो है वो शॉर्ट टर्म है. ओके. फिर नेक्स्ट जो फॉर्मेट है ये लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट है. फॉर्मेट विल बी सेम ओनली, बट एक ही फर्क है यहाँ पे कि जैसे कि आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोला तो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लेना है, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो सेलिंग प्राइस में से आपको ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी माइनस करना है. सो यू विल गेट नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. आफ्टर दैट दो चीज़ें आपको डिडक्ट करनी है, परचेज प्राइस और अगर आपने घर का इंप्रूवमेंट कराया होगा तो. लेकिन यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा. अब यहाँ पे इंडेक्सेशन करके माइनस करना, कॉस्ट ऑफ मतलब इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो सेलिंग प्राइस में से हम ये दोनों चीज़ें माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ओके. सो हम लोग ने दो फॉर्मेट देखा, एक शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट देखा और एक लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट देखा. लेकिन बात ये आती है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है. तो यहाँ पे आपको देखना है कि कोई भी कैपिटल एसेट, चाहे वो पेपर एसेट हो या नॉन पेपर एसेट हो. पेपर एसेट मीन्स शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, शेयर मतलब जो भी होगा, शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह जो भी है, बॉन्ड वगैरह, डिबेंचर्स, तो ये सब मेरा क्या होगा, पेपर एसेट होगा. क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं जब कंपनी में जाके इन्वेस्ट करूंगी, सर मेरे नाम से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको एक पीस ऑफ पेपर पे आपको आपका नाम, आपके उनकी कंपनी का नाम, कितना कॉन्ट्रो किया है आपने, कितने रुपए के शेयर्स लिए हैं, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, फिक्स रेट है या नहीं है, देखिए वो सब आपको यहाँ पे लिखा होगा. लास्ट में कॉमन सील होगा, स्टैम्प मतलब. तो वो सब जो है वो आपका पेपर एसेट हो गया. अगर ऐसा कुछ है तो आपको देखना है कि आपने पेपर एसेट अगर खरीदा है तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग मंथ्स कितना है. इफ योर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन 12 मंथ्स, फॉर एग्जाम्पल से मैंने जो शेयर्स खरीदा वो आज खरीदा और आज के बाद मैंने 3 महीने बाद शेयर्स बेच दिया. शेयर आज खरीदा मार्केट में, शेयर्स वगैरह ये ऐसी चीजें जो आप फटाफट बेचते हो, खरीदते हो ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ मार्केट में. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका जो शेयर्स का है वो लेस देन 12 मंथ्स है, दैट मीन्स अगर आपको वो शेयर्स से अगर या फिर वो पेपर एसेट से अगर आपको इनकम हो रहा है, दैट मीन्स वो शॉर्ट टर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको बोलूँ कि मैंने मार्च में शेयर खरीदा था, मैं आज बेच रही हूँ, आज मतलब अक्टूबर में, तो कितने मंथ्स हुए, लेस देन 12 मंथ्स ही है. सो लेस देन 12 मंथ्स है तो क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म होगा. बिकॉज अगर मैं बोलूँ कि मैंने 1000 में खरीदा था और मैं आज 2000 में बेच रही हूँ, मतलब 1000 का जो मुझे इनकम होगा, दैट इज माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इनकम. लेकिन वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. ओके. अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने ये जो शेयर्स खरीदा था वो मार्च में ही खरीदा था, लेकिन 2016 में खरीदा था और मैं आपको मैं आज बेच रही हूँ, दैट इज ऑन अक्टूबर 2020. मतलब अभी आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने जो शेयर का जो टाइमिंग है, जो मैंने होल्ड करके रखा है, वो पीरियड क्या है, वो मोर देन 12 मंथ्स है. दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि 3 ईयर्स हो गए हैं, 3 ईयर्स हो गए या 4 ईयर्स हो गए. तो 12 मंथ से ऊपर है, दैट मीन्स अगर आप बेच रहे हो और वहां से कुछ इनकम आ रहा है, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. सी मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब मैं यहाँ पे पूरा गेन की ही बात कर रही हूँ. बिकॉज मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको प्रॉफिट होगा तो ही टैक्स पे करना है, क्योंकि मैं लॉस की बात नहीं कर रही. हो सकता है आपको लॉस भी हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नहीं है, क्योंकि शेयर्स का भाव तो कभी भी ऊपर नीचे होता है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं वहाँ पे. सो कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है, सो वहाँ पे लॉस भी हो सकता है आपको, बट लॉस हुआ तो आपको टैक्स नहीं पे करना है. इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, गेन बोल रही हूँ कि इनकम हुआ तो ही टैक्स पे करना है ना. इसके लिए हम लोग इनकम की बात कर रहे हैं. क्लियर हुआ ये पेपर एसेट. नेक्स्ट इज नॉन पेपर एसेट. अगर आपने पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो 36 मंथ्स है, कि नॉन पेपर एसेट मतलब अपोजिट ऑफ पेपर एसेट, जहाँ पे आपको पेपर वगैरह नहीं होता है, लाइक जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी हुआ, बिल्डिंग हुआ, जो पेपर एसेट नहीं है, मशीनरी हुआ, ये सब क्या है आपका, सब कैपिटल एसेट है. तो जो भी मूवेबल एसेट हुआ, इमूवेबल एसेट हुआ, हम लोग ने बात किया था, ये सब नॉन पेपर एसेट है. अगर आपने कोई भी बिल्डिंग या कोई भी हाउस प्रॉपर्टी खरीदा
और वो आपने खरीदने के बाद 3 साल तक, दैट इज 36 मंथ, 3 साल के अंदर ही बेच दिया, तो वहां से जो प्रॉफिट होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। नेक्स्ट इज इनकम। अगर आपने, इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 36 मंथ, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने घर जो खरीदा है वो 2002 में खरीदा है और मैं आज बेच रही हूँ, दैट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि मोर देन 36 मंथ्स है। ओके, अगर आपको इससे कुछ प्रॉफिट हुआ तो उसको आप क्या बोलोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बिकॉज यहाँ पे मोर देन 3 मंथ्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग है, ज़्यादा आपने होल्ड किया है। एवरीवन इज गेटिंग माई पॉइंट? Yes. ओके, सो नेक्स्ट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का यहाँ पे मीनिंग बताया है। हम लोग फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे अभी मैंने आपको बताया फॉर्मेट डिस्कस करने के टाइम पे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब क्या, आपका सेलिंग प्राइस, कि आपने एक्चुअली कस्टमर को कितने में सोल्ड किया है, दैट्स योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन सेलिंग। आप जब किसी को अपना ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो तो बेचने के टाइम पे क्या एक्सपेंसेस हुआ है क्या कुछ। फॉर एग्जांपल से आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, वो हाउस प्रॉपर्टी आपको बेचना है, बट बेचने के लिए आपको कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट कराया कि मेरे को ये बेघर बेचना है करके आपने एडवर्टाइज कराया, तो जब आप वो एडवर्टाइज करवा रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हुआ ना वो। आपने जो भी एक्सपेंसेस कराया है वो बेचने के लिए कराया है, तो आपको यहाँ से हम लोग माइनस करने देंगे। ओके, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप एग्जांपल देख सकते हो, ब्रोकरेज हुआ, स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, इनका कुछ भी खर्चा करने के लिए आपने अगर खर्चा किया है तो आपको यहाँ से हम लोग माइनस करने देंगे। क्लियर? Yes. तो नेक्स्ट फॉर्मेट इज एक्विजिशन। हम लोग ने यहाँ पे ये तो देख लिया कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, सो यू विल गेट अ नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट आता है एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या, क्या लगता है आपको, आपका परचेज प्राइस जो मैंने अभी आपको बताया, शॉर्ट टर्म के लिए क्या करोगे, या शॉर्ट टर्म रहेगा तो डायरेक्टली आपको कॉस्ट ऑफ प्राइस माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। को मैंने डिफरेंस बताया कि शॉर्ट टर्म के फॉर्मेट में और लॉन्ग टर्म के फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है। शॉर्ट टर्म के फॉर्मेट में डिफरेंस ये है कि डायरेक्टली आपको जितने में परचेस किया था वो माइनस करना है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेस प्राइस। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो वहां पे आपको बोला गया था कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैसे है। अगर आपने आपकी हाउस प्रॉपर्टी, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आपको चेक करना है, दैट इज योर परचेज प्राइस, अगर आपको चेक करना है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपने घर खरीदा कभी है, या फिर आपका परचेज प्राइस क्या है, आपने कुछ भी खरीदा हो वो आपने खरीदा कब है। अगर आपने एक्वायर किया है बिफोर 1 अप्रैल 2001, 2001 के पहले अगर आपने घर खरीदा है, सो COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी cost, or FMV is equal to fair market value, whichever is higher. That means assume that you have purchased your house property in 1980, sorry 1980. ओके, आपने 1980 में घर खरीदा, अभी आपको घर बेचना है आज, सो आज का वैल्यू और अभी का वैल्यू कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल है क्या, नहीं है। जब कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज मैं बोलूँ कि आपने 1980 में जो घर खरीदा था वो 1 लाख में खरीदा था, नॉर्मली तभी रेट में मिल जाता था, 1980 के टाइम पे 1 लाख में घर मिल जाता था। लेकिन आज 2020 में अगर आप देखोगे, तो अगर आप वही प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो तो मार्केट में उसका वैल्यू 50 लाख हो गया है। सो 50 लाख और 1 लाख वैल्यू कंपेरेबल नहीं है। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको क्या बोला है कि अगर 50 सी नॉर्मली क्या होगा, नहीं तो 50 लाख मेरा सेलिंग प्राइस है, 1 लाख मेरा परचेज प्राइस है, माइनस कर दो, दैट मीन्स अगर आप बोल रहे हो कि 49 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, तो 49 लाख पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है, बेनिफिट मीन्स आपको एक परचेस प्राइस का मतलब एक आपको एक अमाउंट दे रही है गवर्नमेंट, आपको क्या बोल रही है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर आपने घर खरीदा है, जैसे मैंने एग्जांपल में 1980 बताया,
अगर आप बोल रहे हो कि आपने 1980 में घर खरीदा था, वो भी कितने में, 1 लाख में, तो आपका कॉस्ट कितना हुआ, एक्चुअल कॉस्ट है ये, कॉस्ट मीन एक्चुअल कॉस्ट, मतलब वो आपका 1 लाख हो गया। और FMV फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 4 2001, मतलब आपका मार्केट वैल्यू कितना है 1 अप्रैल 2001 को, आपको दोनों को कंपेयर करना है। अज्यूम करना कि 1980 में आपने जो घर खरीदा था उसका एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपया है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू जो है 1 अप्रैल 2001 को आपका, वो लोग ने आपको बताया कि आपको यहाँ पे 8,50,000 है। सो अभी आपको क्या करना है, कॉस्ट और FMV विच एवर इज हायर, दैट मीन्स कॉस्ट आपका 1 लाख हुआ, FMV 8,50,000 हुआ, विच एवर इज हायर 8,50,000। FMV। तो नॉर्मली आपका जब ऐसा, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से घर पहले खरीदा है ना, तो आपको FMV ही ज्यादा होगा हमेशा, तो विच एवर इज हायर होगा वो आपका COA हो जाएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि 1980 में मैंने घर नहीं खरीदा, मैंने 2002 में खरीदा, दैट मीन्स आफ्टर 1 अप्रैल 2001। सो आपका COA जो होगा, COA इज इक्वल टू योर कॉस्ट, दैट इज योर एक्चुअल कॉस्ट। मतलब अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के बाद घर खरीदा है ना, तो आपने जितने में एक्चुअल खरीदा होगा वो आपका COA हो जाएगा। समझ में आया? मतलब यहाँ पे आपके पास दो चीज है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आपको जानना है, दैट मीन्स और परचेज प्राइस अगर आपको जानना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने हाउस प्रॉपर्टी कभी खरीदा है। अगर आपने आपकी हाउस प्रॉपर्टी 2001 में खरीदी है या 2001 से पहले खरीदी है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन प्लस फॉर्मूला दोनों है आपके पास। 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर आपने खरीदा होगा तो आपके पास ऑप्शन प्लस फॉर्मूला दोनों है। ऑप्शन क्या है, कॉस्ट और FMV विच एवर इज हायर। FM cost means actual cost, FMV fair market value on 1 अप्रैल 2001, जो भी हायर होगा वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, और उसको हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ओके लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आपने घर जो खरीदा है वो 1 अप्रैल 2001 के बाद खरीदा है, तो आपका COA क्या हो जाएगा, दैट इज योर एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला है, ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन कब मिलेगा, 2001 के पहले खरीदा रहेगा तो ऑप्शन है, 2001 के बाद आपको ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes. उसके बाद एक्विजिशन है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया है कि कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है, इंडेक्सेशन का मीनिंग आपको मैंने बताया, इंडेक्सेशन मतलब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन बताया है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो फॉर्मूला अगर आप देख सकते हो, लेकिन उसके पहले आप ये समझो कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ही मिलेगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ही आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे सकते हो, अदरवाइज ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म वाले को क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे, शॉर्ट टर्म मतलब 3 साल के अंदर खरीदा रहेगा तो आपने, या 1 साल के अंदर खरीदा रहेगा तो, अभी 1 साल और 3 साल के अंदर प्राइस थोड़ी चेंज होता है, इन्फ्लेशन थोड़ी, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता ना मार्केट में प्राइस का, 1 2 साल में इतना नहीं होता है, मतलब प्रॉपर्टी में इतना नहीं होता है। लेकिन अगर ज्यादा साल हो गए, 10 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो मार्केट में प्राइस में इन्फ्लुएंस आ जाता है, इसके लिए आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता है। तो इतना याद रखना कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ही दिया जाएगा। तो फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब वो जो, अगर आपने घर, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अगर आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आपको जानना है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपने कभी खरीदा है, क्योंकि अगर आपने 2001 के पहले घर खरीदा है तो आपके पास ऑप्शन प्लस फॉर्मूला, फॉर्मूला ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, समझ में आया? फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फॉर्मूला क्या है, ये जो दिख रहा है वो आपकी स्क्रीन पे, और ऑप्शन क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सॉरी, कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, ये आपका ऑप्शन रहेगा। ये कभी अवेलेबल है, जब अगर आपने 2001 के पहले घर खरीदा है तो उसमें से आपका जो भी हायर होगा वो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे लाना है। हम लोग ने यहाँ पे देखा ना, इसमें से जो भी हायर होगा, कॉस्ट और FMV विच एवर इज हायर, तो जो भी हायर होगा वो आपको यहाँ पे हमारे फॉर्मेट में लाना है, कैलकुलेशन में, फॉर्मूला, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपॉन CII का मतलब यहाँ पे नीचे बताया हुआ है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। मार्केट में कॉस्ट में जो है इन्फ्लेशन आता है, उसकी वजह से आपका प्राइस जो है में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। बिकॉज अगर आपने घर 1980 में खरीदा है, तो तभी मैं बोल रही हूँ कि 1 लाख में खरीदा है। सो 1 लाख में अगर आपने घर खरीदा है, तो मार्केट में इन्फ्लेशन के हिसाब से जब देखोगे तो प्राइस में बहुत सारे चेंजेस आएंगे।
सो इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको एक डेट दिया है, दैट इज 2001, एक कट ऑफ है. इट वाज बिफोर 1981 ना, अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा किधर तो 2001 तो अभी अभी हुआ है, रिसेंटली 2 साल हुए हैं. इसके पहले क्या था, 1981 था. हम लोग को कंपैरिजन के हिसाब से 1981 लेना पड़ता था. कि हम लोग क्या करते थे, 1981 के पहले घर खरीदा है तो ऑप्शन और फॉर्मूला है, उसके बाद खरीदा है तो सिर्फ फॉर्मूला है. सेम यहाँ पे भी है, सिर्फ ईयर चेंज होकर 2001 कर दिया है. तो आपको क्या याद रखना है, 2001 के पहले घर खरीदा है, ऑप्शन प्लस फॉर्मूला. 2001 के बाद है तो सिर्फ फॉर्मूला, नो ऑप्शन. तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपका परचेज प्राइस अपॉन सीआईआई ऑफ अ ईयर व्हेन एसएससी फर्स्ट बिकम ओनर. सीआईआई जो मैंने आपको बताया, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, आपको यहाँ पे एक इंडेक्स दिया हुआ है, ये आपको इंडेक्स दिया हुआ है. यहाँ पे क्या होगा, एक लीज दी हुई है, उसमें से आपको आपका सीआईआई ढूंढना है. मतलब जो साल में आप वो एसेस, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ना, मतलब जिस साल में आपने परचेस किया, पहले आपको क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट लेना है. एक्चुअल कॉस्ट अपॉन जिस साल आपने वो एसेट खरीदा रहेगा उस ईयर का सीआईआई. जो साल में आपने परचेस किया होगा, परचेस ऑफ द ईयर, क्योंकि जिस दिन परचेस किया होगा उसी दिन से आप ओनर बन गए होंगे. तो इसके लिए आपको यहाँ पे बोला है, जिस दिन आपने परचेस किया उस दिन का आपका, उस ईयर का आपका जो सीआईआई होगा वो आपको यहाँ पे लेना है, मल्टीप्लाई बाय सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर. सीआईआई लेना है, लेकिन कभी का, जिस टाइम पे आप उसको ट्रांसफर करोगे. तो आपको यहाँ पे तो यही एजम्पशन करना होगा कि आप ट्रांसफर हमारे ही कर प्रीवियस ईयर में कर रहे हो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग असेसमेंट ईयर में है. तो हम लोग जो असेसमेंट ईयर में है तो कभी चेक करते हैं, प्रीवियस ईयर का ही असेसमेंट ईयर में चेक किया जाता है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का टैक्स कब पे करते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्मूला क्या है मेरा, सी, मतलब यहाँ पे आईसीओआई, आईसीओआई मीन्स इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या है, परचेज प्राइस दैट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपॉन जिस साल आपने परचेज किया होगा उसका सीआईआई, मल्टीप्लाई बाय जिस साल आपने बेचा होगा उसका सीआईआई. मतलब यहाँ पे बेचने का साल तो एक ही होगा. क्यों ऐसा, क्योंकि मैं जो ईयर का इनकम कैलकुलेट कर रही हूँ उसी साल में बेचा होगा तो ही काम का है ना मेरे, तो नहीं तो कुछ काम का ही नहीं है मेरे लिए. मतलब आपको यहाँ पे फिक्स करना है कि सीआईआई ईयर ऑफ ट्रांसफर विल बी, आपका ईयर जो रहेगा वो हमेशा 1920 ही रहेगा, बिकॉज हमारा जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो 2020 चल रहा है, और मतलब 2021 चल रहा है हम लोग का असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर जो होगा वो 1920 होगा. सो आपको 1920 का सीआईआई यहाँ पे लेना है. क्लियर हुआ. इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्लियर है सबको. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमाउंट मतलब एक्चुअल कॉस्ट लेना है, अपॉन जिस साल आपने परचेस किया है उस ईयर का सीआईआई लेना है, मल्टीप्लाई बाय जिस साल आपने बेचा उस ईयर का सीआईआई लेना है. आपको एक अमाउंट मिलेगा, वो आपको फॉर्मेट में से माइनस करना है, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके वो कॉस्ट में से माइनस करना है. दैट्स इट. क्लियर एवरीवन. Yes. ओके. सो नेक्स्ट इज, अभी यहाँ पे आपको पूछा है कि व्हाट इज इंडेक्सेशन. सो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मैंने आपको बताया कि इट्स अ बेनिफिट फॉर यू ऑल. क्यों, क्योंकि अगर आपने घर 2001 के पहले खरीदा है तो आपके पास ऑप्शन है. तो हम लोग ऑप्शन क्या अवेलेबल है हमारे पास कि मैंने कितने में खरीदा था, और 2001 के पहले, मतलब 2001 को मेरा वैल्यू क्या है, उसकी वजह से. क्योंकि नॉर्मली क्यों कर रही है, ऑप्शन क्यों दिया जा रहा है आपको, क्योंकि मैंने जब घर खरीदा था और जब मैं बेच रही हूँ, इन दोनों के बीच का जो है वो कंपेरेबल नहीं है अमाउंट. क्योंकि 1980 में खरीदा या 1960 में घर खरीदा, आपने 50,000 में घर खरीदा था, आज बेच रहे हो तो 50 लाख आ रहा है. तो आप क्या करोगे, 50 लाख में आपने बेचा, दैट इज योर सेलिंग प्राइस, और 50,000 में जो बेचा वो कंपेरेबल नहीं है ना यार. मतलब आप बोलोगे कि 50 लाख में खरीदा, मतलब बेचा 50,000 में ही तो खरीदा था, मतलब आप 49 लाख पे टैक्स पे करोगे. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा. इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया हुआ है. ओके. सो बेनिफिट आप क्या बोल सकते हो कि आपका थोड़ा सा आपके कॉस्ट में ये प्राइस इन्फ्लुएंस करता है, थोड़ा सा आपका प्राइस बढ़ाता है ये, इसकी वजह से. क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसा एक अमाउंट बनाते हैं जहाँ पे आपका अमाउंट कंपेरेबल तो होना चाहिए. सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपने 1960 में घर खरीदा है ना, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इंडेक्स करके आपको अमाउंट बढ़ा के देंगे. कितना बढ़ाएंगे, सो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 को आपका जो भी वैल्यू होगा वो आपका यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा. मतलब ये सिर्फ आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है. समझ में आया, लॉन्ग टर्म अगर एक एसेट कैपिटल एसेट होगा तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. फिर हम लोग ने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया. फॉर्मेट डिस्कशन में क्या था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था,
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बाद क्या हुआ, सेलिंग प्राइस था, वो सेलिंग प्राइस में से आपने ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस किया, ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपको क्या मिला, नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से आपको दो चीजें माइनस करनी थी। अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो डायरेक्टली आप माइनस कर लो कि कितने में परचेस किया है और कितना इंप्रूवमेंट किया है, डायरेक्टली कॉस्ट माइनस कर दो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आप लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपने परचेस किया है और अभी आप सोल्ड कर रहे हो, सो आप डायरेक्टली अमाउंट माइनस नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट मतलब आपको प्राइस यहाँ पे बढ़ा के मिलेगा, आपका कॉस्ट में से प्राइस बढ़ा के मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, हमने वो भी देखा, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देख लिया, उसका फॉर्मूला भी देख लिया। अभी हम लोग को देखना है इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट मतलब क्या, आपने कुछ चेंजेस कराया रहेगा। पहले घर छोटा था, मतलब आप बोल सकते हो ग्राउंड फ्लोर था, अपने आपके पास लैंड है, आपने ग्राउंड फ्लोर पहले से था, अभी आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया, एक्सटेंड कर रहे हो आप अपनी बिल्डिंग, या बोल सकते हो आपकी प्रॉपर्टी जो भी है, लैंड पे जो है, वो अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो दैट मीन्स आप कंस्ट्रक्शन करा के इम्प्रूवमेंट करा रहे हो, तो उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर आपने, आपको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर जानना है, लेकिन अगर आपने इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 के पहले इंकर्ड किया है, कोई भी एक्सपेंसेस मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किया है, अगर वो 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर आपने इंकर्ड किया होगा, सो नो बेनिफिट ऑफ इम्प्रूवमेंट विल बी अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। मतलब अगर आपने 1 अप्रैल 2001 पहले, अगर आपने उसके पहले इम्प्रूवमेंट कराया घर का, कंस्ट्रक्शन करने दो, रिपेयर होने दो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट कराया घर का, हम आपको यहाँ से माइनस करने नहीं देंगे, दैट इज इग्नोर। परचेस के टाइम पे क्या हो रहा था, अगर आप 1 अप्रैल 2001 के पहले परचेस कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन था कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, फिर हम लोग कैलकुलेशन फॉर्मेट में लेते थे, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे लोग ने सीधा बोला है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के पहले कुछ भी इम्प्रूवमेंट कराया होगा, तो हम लोग यहाँ पे आपको माइनस करने नहीं देंगे, दैट इज नॉट अलाउड। लेकिन अगर आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 के पहले कराया है, तो आपका सीओआई जो होगा वो आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस होगा। एक के पहले कराया तो आपको इम्प्रूवमेंट देना ही नहीं है, इग्नोर सीधा। लेकिन एक के बाद कराया, 2001 के बाद कराया है, तो जितने का भी आपने इम्प्रूवमेंट कराया होगा वो आपका कॉस्ट ऑफ, जो एक्चुअल कॉस्ट होगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस होगा, वो आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। समझ में आया। अभी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि 2001 के पहले करोगे तो हम लोग आपको फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, अलाउड ही नहीं है आपको। लेकिन 2001 एक के बाद आपने कितना भी इम्प्रूवमेंट होने दो, हम आपको अलाउ करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने 2 बार इम्प्रूवमेंट कराया, 3 बार कराया तो मिलेगा या नहीं, तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। 3 बार कराओ, 4 बार कराओ, कितनी बार भी आपने इम्प्रूवमेंट कराया हो, कितनी बार भी आपने वो घर के पीछे खर्चा किया हो, सो आपको यहाँ से माइनस करने मिलेगा। सो दैट इज ओवर योर इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसका फॉर्मूला है। ये भी आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म को ही देना है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सब सेम है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वहां पे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते थे, दैट इज योर परचेज प्राइस, बट यहाँ पे आपको लेना है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब आपने जितने रुपए का इम्प्रूवमेंट कराया है वो आपको अमाउंट लेना है, अपॉन सीआईआई वो लेना है जिस साल में आपने इम्प्रूवमेंट कराया होगा, दैट इज इम्प्रूवमेंट टू प्लेस। क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको बोलूँ कि मैंने इम्प्रूवमेंट कराया है 4 लाख रुपए का, तो मेरा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो हो जाएगा वो 4 लाख हो जाएगा, अपॉन मेरे को वो सीआईआई लेना पड़ेगा कि आपने 4 लाख का जो खर्चा कराया है वो कौन से ईयर में कराया। फॉर एग्जाम्पल से मैंने बोल रही हूँ कि 2004 और 5 में कराया, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 2004 और 5 का सीआईआई ढूंढना पड़ेगा, फिर सीआईआई वो माइनस करो, दैट इज 4 लाख अपॉन, फॉर एग्जाम्पल से समझो कि सीआईआई जो है 4 और 5 का 117 रुपये, 117 है, नॉट रुपया, 117 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 लाख अपॉन 117 अपॉन मल्टीप्लाई बाय सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर बोला है ना, ईयर ऑफ ट्रांसफर तो मैंने अभी आपको बताया सेम ही रहेगा, दैट इज 1920। तो 1920 का आपका जो भी सीआईआई रहेगा 289 रहेगा शायद, तो आपको जो भी रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक अमाउंट मिलेगा, तो वो फॉर्मेट में से माइनस करना है। तो हम लोग का यहाँ पे फॉर्मेट डिस्कशन हो चुका है, दैट इज योर इम्प्रूवमेंट। अगर आपने कुछ इम्प्रूवमेंट कराया, पहले छोटा था बड़ा हो गया, धीरे धीरे घर आपने बड़ा बना दिया, तो आपको इसका बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, सो हम लोग ने देखा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, दैट इज योर सेलिंग प्राइस, माइनस आपको ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करना है, so you will get your net value of consideration. After that you have to there are two expenses you have to deduct from the format. अगर आपका शॉर्ट टर्म रहेगा तो डायरेक्टली कॉस्ट माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो शॉर्ट टर्म गेन मिलेगा।
लेकिन अगर आप बोल रहे हो लॉन्ग टर्म है तो हम लोग आपको कॉस्ट माइनस नहीं करने देंगे, हम लोग यहाँ पे इंडेक्सेशन माइनस करने देंगे। तो इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करो, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो, तो आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ में आया? तो यहाँ पे मेरा फॉर्मेट क्लियर होता है। अभी बात करते हैं CII मतलब क्या। CII मुझे पता कैसे चलेगा कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन क्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको CII बता दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर और CII दोनों बताया है। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको CII एक से बताया है, 2001 से लेकर बताया है। ओके, देख सकते हो आप। बेस ईयर बोला है, दैट इज 2001 और 2 जो है वो आपका बेस ईयर है। तो हमेशा हम लोग को इस पर भी इतना सारा है, इसमें से आपको क्या याद रखना है? अभी आप बोलोगे इतना सब कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो आपको इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है। जो रिक्वायर्ड रहेगा वो आपको दिया रहेगा, जो ईयर का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो ईयर का दिया होगा। लेकिन आपको दो चीजें याद रखनी है कि 2001 और 2 का जो बेस ईयर है दैट इज 100। तो आपको एक बेस ईयर याद रखना है दैट इज 100, और हमारा जो करंट ईयर चल रहा है दैट इज 1920 का प्रीवियस ईयर जो है उसका 289। तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? तो आपको एक 100 याद रखना है और एक 289 याद रखना है। 100 जो रहेगा वो बेस ईयर रहेगा दैट इज 2001 में है जो वो, और 1920 जो है वो आपका प्रीवियस ईयर जो आपने सेलिंग किया रहेगा वो। मतलब हमेशा फिक्स करो कि 1920 में आपका ट्रांसफर आएगा, CII ईयर ऑफ ट्रांसफर दैट इज 289। तो हमेशा आपको 289 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ? तो आपको ये दोनों याद रखना है, बाकी सब जो भी रिक्वायर्ड रहेगा वो दिया रहेगा। क्लियर हुआ? Yes. ओके, we'll start the first sum over here. आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जाम्पल 1 है, मिस्टर शेख परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर 2003 एंड 2004। अभी आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने आपको बोला कि कोई भी पर्सन है जो भी असेसी है उसको क्या चेक करना है कि आपने घर कितने में खरीदा और कितने में मतलब कौन से ईयर में बेचा, वो भी आपको चेक करना है। बेचने का ईयर तो मेरा सेम ही होगा दैट इज 1920, कि मुझे वही ईयर का इनकम कैलकुलेट करना है, तो सेलिंग भी आपने वो ईयर का किया होगा तो ही काम आएगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि आपने परचेस कभी खरीदा है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपने 2001 के पहले खरीदा है तो आपके पास ऑप्शन प्लस फॉर्मूला दोनों है, लेकिन 2001 के बाद खरीदा है तो आपके पास सिर्फ फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिस्टर शेख जो है उसने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है 2003 और 4 में। कितने रुपए में? 2 लाख रुपए का उसने घर खरीदा है 3 और 4 में। दैट मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कि 2001 के बाद है। ठीक है, 2003 में खरीदा है। अभी आप बेच कभी रहे हो? 1920 में ही बेचोगे। यहाँ पे आप पूरा पढ़ोगे, ड्यूरिंग द ईयर 2005 एंड 6 ही स्पेंड द 1000 ऑन इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। मतलब आपको पता चला कि 2005 और 6 में उसने इम्प्रूवमेंट भी करा है, मतलब परचेस प्राइस पता चला, इम्प्रूवमेंट पता चला। उसके बाद यहाँ पे 1920 में घर बेचा, कितने में बेचा? 20 लाख में घर बेचा। मतलब आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पहले तो ये चेक करना है क्या वो प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ये आपको क्या लगता है, प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? Long term. लॉन्ग टर्म है। क्यों, कैसे पता चला? बिकॉज मैंने घर जो खरीदा है वो 2003 और 4 में खरीदा है, बेच रही हूँ 19-20 में। मतलब और ये प्रॉपर्टी है, मतलब पेपर एसेट तो नहीं है, ये नॉन पेपर एसेट है। मतलब मेरे पास जो पीरियड ऑफ होल्डिंग का टाइम है वो मोर देन 3 ईयर्स हो गया ये। तो यहाँ पे आपको नोट लिखना पड़ेगा, सिंस द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 36 मंथ्स देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुआ ये। तो एक बार लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है वो आपको पता चला। सो यहाँ पे ICOI आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। समझ में आया? सो अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फॉर्मेट बना, सिर्फ फॉर्मेट तो फिक्स है यहाँ पे, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का कैसे फॉर्मेट था वैसे कैपिटल गेन का फॉर्मेट भी फिक्स है। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट एज इट इज बनाना है। सेलिंग मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, सो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिलेगा। फिर दो चीजें माइनस करो, एक बार आपको पता चला ना क्वेश्चन में कि ये लॉन्ग टर्म है, सो इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ माइनस करना, फिर इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करना। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपने घर खरीदा था 3 और 4 में, कितने रुपए में? 2 लाख में। मतलब मेरे पास ऑप्शन तो नहीं है, 2001 के बाद खरीदा, मतलब डायरेक्टली मेरे को कॉस्ट लेना है। तो अभी आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख लिया।
अपॉन, यहाँ पे क्या बोला था, जिस साल आपने घर खरीदा रहेगा वो ईयर का सीआई है। कौन से ईयर में खरीदा है, 2003 और 4 में। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सीआई लेने जाना पड़ेगा 3 और 4 का। तो यहाँ पे देखो 3 और 4 का सीआई कितना है, थर्ड वन, 109. 109। Not तो 9. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हो आप, 109 से आपको डिवाइड करना है। तो 2 लाख आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपॉन 109 क्या था, 109 मतलब जिस साल आपने खरीदा उसके ईयर का सीआई है, मल्टीप्लाई बाय 289। 289 क्या है, मैंने आपको अभी याद दिलाया था कि 1920 का आपको 289 याद रखना है। 1920. ये जिस साल आपने बेचोगे। तो अभी आपको कैलकुलेशन करना है, 2 लाख अपॉन 109 मल्टीप्लाई बाय 289, सो आपको मिलेगा 5,30,275। क्लियर हुआ। जैसे आपने आईसीओआई निकाला वैसे आपको इंप्रूवमेंट भी निकालना है। इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जैसे कैलकुलेट किया वैसे आपको इंप्रूवमेंट भी कैलकुलेट करना है। एक बार हम लोग को ये दो अमाउंट मिल गया तो फटाफट फॉर्मेट में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के आपको पहले ये सॉल्व करना है। भाई आप नेक्स्ट देख सकते हो कि आपने 2005 और 6 में 1 लाख रुपए इंप्रूवमेंट के लिए खर्चा किया है। तो इंप्रूवमेंट कॉस्ट कितना हुआ, 1 lakh. 1 लाख। सो आपका इंप्रूवमेंट कॉस्ट 1 लाख हुआ। कभी कराया था इंप्रूवमेंट, 5 और 6 में कराया था। तो 5 और 6 का कितना है सी आया है, 117। 117. यस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 107 से डिवाइड किया है और 289 दैट इज मेरा ट्रांसफर ईयर है उससे मल्टीप्लाई किया है। तो मेरा आंसर आता है 2,47,008। ओके, सो एक बार मुझे ये दो अमाउंट पता चल गया। उसके बाद अब बोला है कि 1920 में आपने घर बेचा 20 लाख रुपए में और 1% आपको ब्रोकरेज देना है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका ये फॉर्मूला, यहाँ पे ये आंसर हो गया। 20 लाख में घर खरीदा, 1% आपको माइनस करना है। सो 20 लाख का 1% दैट इज 20,000 माइनस करो। दो एक्विजिशन तो हम लोग ने निकाला ही था, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यहाँ पे मिल जाएगा। ये दोनों अमाउंट अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया ना, एक्विजिशन का, इंप्रूवमेंट का। सो सेलिंग प्राइस में से माइनस करो, सो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा।